नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। जैसा कि मापन और यांत्रिकी में हम 20 क्वेश्चन मल्टीपल कर चुके हैं और उसी सीरीज को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम कुछ क्वेश्चन लेके आपके सामने आए हैं। तो 20 क्वेश्चन हम कर चुके थे, उसके आगे हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्यास्था गुणांक जो होता है प्रतिबल बटे विकृति होता है। तो प्रतिबल क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि बल का मात्रक मीटर न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो उसका होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि विकृति का मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसका मात्रक जो होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। अगला, निम्नलिखित युग्म में से किस भौतिक राशि के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो भैया कार्य और ऊर्जा के समान विमीय सूत्र हैं, भार और बल के भी समान विमीय सूत्र हैं, आवेग और संवेग के भी समान विमीय सूत्र होते हैं, परंतु बल एक अलग राशि है और दाब में बल और क्षेत्रफल दोनों आते हैं, तो उनके विमीय सूत्र समान नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, बिल्कुल सही है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है खगोलीय इकाई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है, मतलब जिसकी विमा नहीं होती? तो अभी हम बता चुके थे कि विकृति का मात्रक नहीं होता, इसलिए विकृति की विमा भी नहीं होती है। तो विकृति एक अविमीय राशि है, बाकी सबकी विमाएं होती हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है, मतलब जिसका दिशा के साथ परिमाण ज्ञात नहीं है? तो द्रव्यमान जो है सदिश राशि नहीं है, द्रव्यमान का केवल परिमाण ज्ञात है, दिशा ज्ञात नहीं है, तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, अदिश राशि है, तो इसमें अदिश राशि तो ऊर्जा जो है, ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका परिमाण ज्ञात है, दिशा इसकी ज्ञात नहीं होती है। जिसका दिशा ज्ञात ना हो तो एक अदिश राशि है, तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। बाकी बलाघूर्ण संवेग ये सभी सदिश राशियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो संवेग बिल्कुल सदिश राशि है, दाब, ऊर्जा और कार्य ये अदिश राशियाँ हैं। संवेग कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो विस्थापन, वेग, बल ये तीनों राशियाँ जो हैं सदिश राशियाँ हैं, जबकि आयतन एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, तो सदिश राशि इसमें से कौन कौन? तो वेग जो है वो सदिश राशि, इनमें सभी राशियाँ जो हैं अदिश राशियाँ दी गई हैं, तो एक सदिश राशि को छांटना है। तो द्रव्यमान, समय और लंबाई ये तीनों ही अदिश राशियाँ हैं, जबकि वेग एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? तो व्युत्पन्न परिभाषा जो नहीं है, मतलब जो मूल राशि है, तो द्रव्यमान जैसा कि हम जानते हैं मूल राशि होती है, बाकी सभी राशियाँ व्युत्पन्न हैं। घनत्व, आयतन, चाल ये सभी व्युत्पन्न मात्रक हैं, व्युत्पन्न राशियाँ हैं, जबकि द्रव्यमान एक मूल राशि है। अगला क्वेश्चन, त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि वेग में परिवर्तन, यानी वेग v से u हुआ बटे समय, तो पहला ही फॉर्मूला त्वरण के लिए, एक्सेलरेशन के लिए, वेग में परिवर्तन v से u हो गया और बटे में क्या है? टाइम। ओके, तो पहला ही त्वरण का फॉर्मूला याद है। अगला है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो संवेग यानी p इज इक्वल टू कितना होता है? mv, और वेग क्या होता है? v, तो mv बटे v, तो v से v क्या हो जाएगा? कैंसिल, बचेगा केवल m मतलब द्रव्यमान, मास, तो इसमें मास आएगा, द्रव्यमान आएगा। अगला, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो प्लांक के अचर में कोणीय गति का आयाम होता है।
अगला, एक लड़की झूले पर बैठी है और झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल, तो अगर लड़की झूले पे खड़ी हो जाती है तो आवर्तकाल का टाइम कम हो जाएगा। झूला थोड़ा जल्दी जल्दी चलने लगेगा तो आवर्त करने की जो समय होगा वो घट जाएगा, तो आवर्त का काल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घूर्णन एक मेज है और उस पर एक अचानक घूम रही है वो मेज, उस पर लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तेज घूम रही है, लड़का आके बैठ जाता है, वजन आएगा, तो सीधी सी बात है कि उसका कोणीय वेग कम हो जाएगा। अगला, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए, तो आपको हम बता दें कभी भी किसी वस्तु का अगर वेग दुगना कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में 4 गुनी वृद्धि हो जाती है, ये ध्यान रखिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। अगला, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, तो द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित मूल कणों का वेट होता है, जबकि भार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पे डिपेंड करता है। तो मतलब क्या होगा कि द्रव्यमान स्थिर रहता है लेकिन भार परिवर्तनीय रहता है, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण का मान अगर बदलेगा तो भार भी बदल जाएगा। इसका सही ऑप्शन ये होगा। अगला, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो ये तो हम जानते हैं, पहले ही बता चुके हैं पहले वीडियो में कि न्यूटन के गति विषय का पहला नियम है कि जब तक किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित ना किया जाए, उस पर बाह्य बल आरोपित जब तक नहीं किया जाता है तब तक वो वस्तु अपने जिस गति में बनी है उसी में बनी रहती है, गतिशील ही रहती है। तो ये न्यूटन की गति विषय प्रथम नियम है। अगला, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, तो त्वरण जो होता है वो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि गति का न्यूटन की गति विषय दूसरा जो नियम है उसमें F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A होता है, तो F इज इक्वल टू ma हो जाता है। तो ये हो जाएगा बल के त्वरण जो होता है बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध है। तो जो न्यूटन गति का तीसरा नियम है वो कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बजाय विपरीत प्रतिक्रिया होती है, मतलब जितनी क्रिया हम करेंगे उतनी ही हमें विपरीत प्रतिक्रिया मिलेगी। जितनी हम क्रिया करेंगे तो भिन्न वस्तुओं पर जो हमेशा जो क्रिया लगेगी वो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ये चीज़ अप्लाई होती है न्यूटन की गति विषय तृतीय नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो ये न्यूटन की गति विषय का तीसरा नियम है, हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जैसे हम देखते हैं कि तैराकी कोई तैरता है तो वो विपरीत दिशा में हाथ चलाता है, पीछे की ओर हाथ चलाएगा, आगे से पीछे की ओर, तब वो आगे बढ़ता है। तो प्रतिक्रिया के बदले क्या हो रही है, विपरीत प्रतिक्रिया, मतलब ये गति का तीसरा नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल ना, तो ये पहले भी बता चुके हैं कि ये क्या है, न्यूटन की गति विषय प्रथम नियम है। तो ये किसका नियम होगा, न्यूटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की परिभाषा को किस के आधार पर व्याख्या किया जा सकता है। तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम में ही बताया गया जब तक किसी वस्तु पर बाह्य बल ना लगे तो वो उसी अवस्था में बनी रहती है। तो ये पहले नियम से ही व्याख्यात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिसके कारण वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो भैया गति में स्थिति परिवर्तन का जो विरोध करती है ये गुण जो होता है उस वस्तु का क्या कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है, यानी कि जड़त्व। पढ़ भी चुके हैं कि विराम का भी जड़त्व होता है और गति का भी जड़त्व। इसका सही ऑप्शन जड़त्व होगा। नेक्स्ट, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, तो न्यूटन का पहला नियम जो होता है जड़त्व का नियम होता है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस
बल के कारण आगे बढ़ता है। तो जितना घोड़ा चलता है उतनी पृथ्वी भी घोड़े पर बल लगाती है। तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर जितना बल आरोपित किया जाएगा तो वो आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो ये हम जानते हैं कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, जड़त्व का नियम है। जैसे क्योंकि वस्तु जो आदमी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है वो गति अवस्था में है और जब रुकती है तो वो गति अवस्था क्या होता है, विरोध होता है, इसलिए शरीर उसका आगे की ओर चला जाता है और वो आगे की ओर झुक जाता है, यानी जड़त्व के कारण होता है। तो ये किसका नियम होगा? न्यूटन की गति का पहला नियम। अगला क्वेश्चन, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो हम जानते हैं रॉकेट जो आगे की ओर बढ़ता है तो उसका फ्यूल जो है बर्न होता है और वो पीछे की ओर फोर्स लगाता है। तो पीछे की ओर फोर्स लगाने के कारण रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। तो ये क्रिया के बदले क्या हुई है? विपरीत प्रतिक्रिया, यानी कि ये न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कौन कौन इसका सही जवाब दे पाता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर देता है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। जिसने भी पहली वीडियो देखी होगी वो इसका आंसर ज़रूर देगा और जिसने नहीं भी देखी होगी तो वो उसको सरल सा क्वेश्चन ज़रूर बताएगा। तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छे लगे हुए क्वेश्चन तो प्यारा सा कमेंट आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। अगर बुरी लगी हो वीडियो तो कोई गंदा सा इमोजी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।